तो साथियों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे फर्स्ट वीडियो जो है 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस का जो है मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ। और क्योंकि वीडियो लंबा चल रहा था तो सेकंड वीडियो में जो है बाकी क्वेश्चन जो हम लेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब 51 से स्टार्ट करते हैं। मूत्र प्रणाली में गुर्दे को परिभाषित करें। गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है। तो किडनी आर ऑर्गन्स दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस्ड यूरिन, ठीक है। तो किडनी का कार्य क्या होता है कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो है ब्लड से निकालना और यूरिन प्रोड्यूस करना। हिंदी में देखें, गुर्दे ऐसे अंग हैं जो रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करते हैं और मूत्र का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो जब किसी का किडनी ख़राब हो जाता है तो यूरिन आउटपुट जो है, जो वेस्ट निकलना होता है ब्लड में, वो नहीं निकल पाता। तो इसलिए जो है बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है शरीर में, और किसी का अगर किडनी ख़राब हो गया तो उसकी डेथ भी हो जाती है। 52 क्वेश्चन। मूत्र प्रणाली में मूत्राशय को परिभाषित करें। कि मतलब कि द ब्लडर इज मस्कुलर सैक दैट स्टोर्स यूरिन, ठीक है। मूत्राशय क्या है? मूत्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है वैसे तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए बोला गया है। तो मूत्राशय एक मूत्र मांसपेशीय थैली है जो मूत्र को जमा करता है, ठीक है। तो जो भी हमारा जो किडनी से जो फिल्टर होकर के यूरिन आता है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब क्या नाम है ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो पैसेज के थ्रू जो है एक्सक्रेट हो जाता है, बाहर चला जाता है। 53 क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क को परिभाषित करें, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। इंग्लिश में तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम का पूरा सेंटर वही है, उसी से सारा कुछ रेगुलेट होता है। तो मस्तिष्क जो है पूरी बॉडी का बहुत ही अहम जो है पार्ट है। आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र में रीढ़ की हड्डी को परिभाषित करें। तो रीढ़ की हड्डी क्या है? तंत्रिका तंत्र क्या, यही जो नर्वस सिस्टम है उसी का पार्ट है क्या? रीढ़ की हड्डी। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें एक रीढ़ की हड्डी भी दे दिया और पूछा कि तंत्रिका तंत्र का पार्ट कौन सा है, तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो इसमें जो है द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बैरनी ब्रेन स्टीम, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक का एक लंबा ट्यूबुलर बंडल है जो मस्तिष्क मेरु से फैला हुआ है, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। तंत्रिका तंत्र में नसें को परिभाषित करें। नसें मतलब नर्व्स, ठीक है। तो नर्व्स क्या है? नर्व्स आर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर दैट ट्रांसमिट सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। तो जो नर्व्स जो है ना, नर्व्स क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं पूरे शरीर में, कि पूरे शरीर को कैसे कार्य करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन नामक बुनियादी गति को परिभाषित करें। तो फ्लेक्शन इज द बेंडिंग मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। तो फ्लेक्शन एक झुकने वाली गति है जो शरीर के दो हिस्सों के बीच के कोण को कम करती है, ठीक है। हिंदी में सबसे फ्लेक्शन इज द बेंडिंग मूवमेंट, जो भी हम बेंडिंग मूवमेंट, झुकने वाले जो कार्य करते हैं, दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। तो फ्लेक्शन एक तरीके से जो है बॉडी को जो है मूवमेंट में जो है एक तरीके से सपोर्ट करता है। अब आगे चलते हैं एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन नामक बुनियादी गति को परिभाषित करें। तो एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज द स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट। तो एक्सटेंशन एक सीधी करने वाली गति है जो शरीर के दो हिस्सों के बीच के कोण को बढ़ाती है। तो वो झुकने वाली थी, और ये क्या है? स्ट्रेट करने वाली है। तो ये भी मूवमेंट जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए जो चीज़ें होती है बॉडी में, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अबडक्शन। तो अबडक्शन नामी बुनियादी गति को परिभाषित करें। अबडक्शन इज द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो अबडक्शन शरीर के मध्य रेखा से दूर एक गति है। तो अबडक्शन क्या हुआ? मिडल लाइन की बात हो रही है, मिडल लाइन से थोड़ा सा दूर रहता है ये। तो इसके बाद एडक्शन। एडक्शन नामक बुनियादी गति को परिभाषित करें। एडक्शन इज द मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये मिड लाइन से थोड़े दूर की बात हो रही थी, ये मिड लाइन के पास की बात हो रही है। मिड लाइन मैंने बता ही दिया, अगर बॉडी ये है, ठीक है, तो बॉडी को जो है एक काल्पनिक रेखा को ही मिड लाइन कहते हैं जो बीच से इसको डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गया एडक्शन। रोटेशन। तो रोटेशन इज द मूवमेंट अराउंड अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। रोटेशन एक अनुदैर्ध्य अक्ष के चारों ओर एक गति है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है? कोई भी एक्सिस पे, कोई भी धुरी पे जो है जो रोटेशन मूवमेंट हम करते हैं, तो रोटेशन मतलब कि घूर्णन, ठीक है। तो वो जो है रोटेशन इज द मूवमेंट अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो भी मूवमेंट होती है उसे रोटेशन बोलते हैं। प्रोन स्थिति क्या है? पूछ सकते हैं कि प्रोन स्थिति, प्रोन पोजीशन क्या होता है?
तो प्रोन पोजीशन इज़ व्हेन द बॉडी इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस डाउनवर्ड। तो प्रोन स्थिति तब होती है जब शरीर क्षैतिज रूप से चेहरे नीचे की ओर करके लेटा होता है। जब उल्टा लिटा देते हैं किसी को कि पीठ जो है ऊपर हो और फेस जो है उसका नीचे हो, पेट जो है नीचे हो, उसको प्रोन पोजीशन कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत सारी सर्जरी जो है प्रोन पोजीशन में होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं, सुपाइन स्थिति क्या है। तो कुछ पोजीशंस जो होते हैं ना, लाइक सर्जन तब आता है ओटी रूम में, हालांकि ड्रेसर की ओटी रूम में ड्यूटी नहीं लगती, तो आपको ना पोजीशंस बनाती होती है, इस पेशेंट को इस पोजीशन में लिटा दो। तो सुपाइन स्थिति क्या है, तो सुपाइन पोजीशन इज़ व्हेन द बॉडी इज़ लाइंग हॉरिजॉन्टली विद द फेस अपवर्ड। तो सुपाइन पोजीशन जो प्रोन पोजीशन का अपोजिट है, जब हम स्ट्रेट लेटे रहते हैं, फेस हमारा बिल्कुल ऊपर ही रहता है, तो इस पोजीशन को जो है सुपाइन पोजीशन कहते हैं। आपको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है होम्योस्टेसिस शब्द को परिभाषित करें। होम्योस्टेसिस शब्द को परिभाषित करने के लिए, होम्योस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस। तो हेमियोस्टेसिस बाहरी परिवर्तनों के बावजूद शरीर के स्थित आंतरिक वातावरण बनाए रखने की क्षमता है। तो ये क्या होता है कि हर शरीर में जो है क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम हुआ घटा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो होम्योस्टेसिस जो एक शब्द जो है वो इसलिए यूज़ होता है, जो इंटरनल पावर जो है बॉडी की, जो एक्सटर्नल चीज़ों से इंटरनल चीज़ों को इफेक्ट नहीं होने देती, उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मेटाबॉलिज्म शब्द को परिभाषित करें। तो मेटाबॉलिज्म बहुत जगह आया भी होगा, इस क्वेश्चंस में भी आए होंगे 100 सेट में। तो मेटाबॉलिज्म रेफर टू ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर विथ इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। तो मेटाबॉलिज्म जीवन को बनाए रखने के लिए एक जीवित जीव के भीतर होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। जो भी रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं ना, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लाइक जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने में जो केमिकल रिएक्शन से जैसे पेट में जब जाता है, तो एसिड के माध्यम से खाना जब पचता है, तो खाना जब बिल्कुल ब्रेक डाउन होता है, वो भी एक तरीके से मेटाबॉलिज्म है। इसके अलावा जो भी केमिकल प्रक्रियाएं होती है शरीर में, ठीक है, उन सबको जो है मेटाबॉलिज्म ही बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज़ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड्स अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करता है। एंजाइम क्या करता है? जो भी रासायनिक प्रक्रियाएं मेटाबॉलिज्म में होती है ना, उनको तेज करता है। एंजाइम जो है तेज करने का प्रयास करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, यूनी एंजाइम हम पीते हैं सिरप, ठीक है, किस लिए दिया जाता है ये यूनी एंजाइम? जो दिया जाता है क्या नाम है, भूख ज़्यादा तेज लगे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है बढ़े और भूख लगे पेशेंट को। तो एंजाइम का मतलब हो गया जो भी चीज़ें शारीरिक रासायनिक प्रक्रिया को जो बल देती है, उसको एंजाइम बोलते हैं। हार्मोन क्या है? हार्मोन इज़ अ केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस बाय एंडोक्रीन ग्लैंड्स दैट ट्रेवल इन द ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। तो हार्मोन अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक रासायनिक संवेद सहवाहक है जो रक्त में लक्ष्य अंगों तक जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है हार्मोन इज़ अ केमिकल, ये हार्मोन जो है ना, हार्मोन रिलीज़ होती है। हार्मोन बहुत तरीके के होते हैं। तो हार्मोन जब बॉडी में रिलीज़ होती है, वो सारे हार्मोन्स जो है ना कोई ना कोई मैसेज देती है बॉडी को। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन के अलग कार्य है बॉडी में। इसी तरह और भी सारे हार्मोन्स जो होते हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। तो बॉडी को ये जो सिक्रीट होता है, हार्मोन जब रिलीज़ होता है, तो हर हार्मोन जो है बॉडी को कुछ ना कुछ मैसेज देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी इज़ द बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट एंड फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो एबिलिटी है जो किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता पर्याप्त मतलब शरीर को देती है। तो अच्छा, इम्यूनिटी से मुझे याद आया, एक चीज़ आपको कमेंट करके बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे याद आ गया, छोटे मोटे एग्जाम में सब में होता है। HIV की फुल फॉर्म बतानी है आपको, एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। और जिसको ज़्यादा नॉलेज है HIV और एड्स में डिफरेंस क्या है, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको नहीं पता वो गूगल करके कमेंट सेक्शन में बताएं। इम्यूनी सिस्टम से एड्स HIV क्यों मुझे याद आया, क्योंकि HIV में क्या होता है कि कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, बीमारी नहीं है, होता क्या है कि आपकी इम्यूनी पावर वो डाउन कर देता है। जब इम्यूनी पावर डाउन हो जाती है तो कोई भी बीमारी आपको लग सकती है। तो इम्यूनिटी जो है क्या है? रोग से लड़ने की क्षमता। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन शब्द को। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज टिपिकली इन्वॉल्व द इंटेक ऑफ द ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया हिंदी में होता है, इंग्लिश में इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, तो याद रखना है। डाइजेशन शब्द को परिभाषित करें। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय बॉडी, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था
कि जब हम खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में एसिड होता है, तो एसिड क्या करता है, उसको खाने को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है तोड़ देता है। इसके बाद जो है आगे जब वो आगे बढ़ता है तो फिर जो आंतों के थ्रू जो है उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किस चीज़ को, जो भी चीज़ें हमने खाई है उसमें से जो अच्छे पदार्थ हैं, जो शरीर के कार के चीज़ें हैं, वो जो है बॉडी एब्जॉर्ब करता है और बाकी चीज़ें जो है मल के रास्ते उसको निकाल दिया जाता है। तो इसी को डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं एक्सक्रिएशन। अच्छा, एक्सक्रिएशन क्या है? एक्सक्रिएशन जो है बार बार वैसे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन में ऊपर। एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रिएशन होता है बॉडी से किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन कई तरीके की होती है, लाइक यूरिन जो हम पास आउट करते हैं वो भी एक्सक्रिएशन है, स्टूल पास आउट करते हैं वो भी एक्सक्रिएशन है, इसके बाद स्वेट जो पास आउट होता है हमारा, पसीने जो आते हैं वो भी एक्सक्रिएशन है, ठीक है। तो एक्सक्रिएशन सब याद रखना आपको कि एक्सक्रिएशन क्या है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले एक्सक्रिएशन किस किस माध्यम से होता है, तो आपको बता देना है यूरिन पैसेज के थ्रू, इसके स्टूल पैसेज के थ्रू, इसके बाद स्वेटिंग के थ्रू, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, सेल क्या है? सेल ऊपर क्वेश्चंस में वैसे क्वेश्चन नहीं था लेकिन मैंने थोड़ा बताया था। सेल इज़ अ बेसिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो, हर चीज़ जो है सेल से बना हुआ है। और सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट होता है जिसके थ्रू सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद मसल्स बनते हैं। तो सेल का आपको याद रखना है, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है, काम करने वाला बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। नेक्स्ट चलते हैं ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऊतक विज्ञान जो है, हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो ऊतक विज्ञान जो है, हिस्टोलॉजी जो है टिश्यू का जो है क्या नाम है, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन होता है। बस आपको सिंपल सी बात ये रखनी है, ऊतक विज्ञान ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन है, तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। और जब सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं। सी से साइटोलॉजी, सी से सेल याद रखना है, टी और एच इधर याद रखना पड़ेगा। हिस्टोलॉजी और टिश्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं भ्रूण विज्ञान। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? तो एम्ब्रियोलॉजी होता है इज़ द स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फीटस, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन टू फीटस की जो स्टडी होती है उसे भ्रूण विज्ञान बोला जाता है। तो अब मतलब कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या? तो एम्ब्रियो फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फीटस। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब बेबी कंसीव होता है, उस प्रॉपर बच्चा बनने तक की प्रक्रिया, जब वो फीटस बन जाता है, इस प्रक्रिया के स्टडी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये चाहे क्या नाम है, ह्यूमन में हो या एनिमल में हो। 75वां क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज़ नर्व सेल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या होता है? जो सिग्नल्स हैं, जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स हैं, वो जो है नर्वस सिग्नल के केमिकल सिग्नल्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो, वो जो है ट्रांसमिट करता है पूरी बॉडी में। तो न्यूरॉन भी करता है और ऊपर 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है, तो उससे भी जो है ट्रांसमिट होते हैं सिग्नल। अब है स्नैप्स। स्नैप्स क्या है? तो स्नैप्स इज़ अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल वेयर कम्युनिकेशन ऑकर। तो स्नैप्स जो है जंक्शन है, मतलब एक तरीके से जोड़ है दो नर्व सेल का, वेयर कम्युनिकेशन ऑकर्स, ठीक है। और नर्व सेल मैंने बता ही दिया नर्व सेल का क्या कार्य है, तो ये चीज़ें जो है दोनों के जोड़ को जो है स्नैप्स बोला जाता है, दो नर्व सेल के जोड़ को। इसके बाद है सेंसरी रिसेप्टर। रिसेप्टर की बात मैंने फार्माकोलॉजी में भी आपको बताई थी। रिसेप्टर का क्या कार्य होता है? सिग्नल रिसीव करने के बाद, ठीक है, बॉडी को कैसे एक्ट करना है उसको रिसेप्टर बोला जाता है। मतलब कोई भी सेंसेशन रिसीव करता है और इसके बाद बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी उसको रिसेप्टर बोलता है। सेंसर रिसेप्टर इज़ द स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट स्टिमुली फ्रॉम द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो संवेदी रिसेप्टर एक संरचना जो आंतरिक या बाहरी वातावरण से उत्तेजनाओं को पता लगाती है। मतलब कोई भी सिग्नल जो है ना, लाइक अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि अगर हमने क्या नाम है पीसीएम खाई, ठीक है, या फिर हमने रेंटेक खाई, हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमने पीसीएम खाया, तो वो जा कर के जो है सीधा जो हमारा रिसेप्टर होगा, संवेदी रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, उस वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद बेंट होगा। बेंट मतलब कि एक तरीके से सेंसेशन देगा कि अब जो है दवाई जो है केमिकल जो है उसके माध्यम से जो है अब जो है दर्द जो है कम होना है। तो फिर इसके माध्यम से, रिसेप्टर के माध्यम से जो है दर्द कम होता है। अब प्रभावी इफेक्टर क्या है? तो इफेक्टर एंड इफेक्टर इज अ मसल्स और ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। तो प्रभावी एक मांसपेशी या ग्रंथि है जो तंत्रिका तंत्र से संकेतों का जवाब देती है, ठीक है। तो नर्व सेल जो था वो क्या करता था कि जो है
भेजता था सिग्नल, और ये जो है इफेक्टर जो है सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, जवाब देता है ये, ठीक है, संकेतों का जवाब जो है रिसीव करने के बाद देता है, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलैक्स सेक्शन। रिलैक्स सेक्शन क्या है, सॉरी रिफ्लेक्स सेक्शन। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है कि जब हम कोई भी कार्य, मान के चलो कि कोई चीज़ हमारी तरफ, हमारे फेस की तरफ आ रही है, और हमें पता है कि इससे चोट लग सकता है, ठीक है, तो हम अचानक से ही फेस पे जो है अपना हाथ कर देंगे, इसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप ही हो गया, इसको रिफ्लेक्स सेक्शन बोलते हैं। लाइक अगर हमारा कहीं पे मतलब गर्म सतह है और हमारा हाथ वहाँ लग गया, तो अचानक से अपने आप ही हम हाथ हटा लेते हैं, इन इफेक्टों को जो है रिफ्लेक्स सेक्शन बोला जाता है। तो देख रहे हैं रिफ्लेक्स सेक्शन वर्ड में कैसे बोला जाता है, रिफ्लेक्स सेक्शन इज ए इनवॉलेंट्री एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं हिंदी में इसको, एक उत्तेजना के प्रति अनैच्छिक और तीव्र प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसमें सोचने का समय नहीं होता, ये अपने आप ही एक्शन हो जाता है, इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, द एंडोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, कहाँ, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में। अंतरस्रावी ग्रंथि बोलते हैं इसको, एक ग्रंथि है जो हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्त्रावित करती है, रक्त प्रवाह में क्या करती है, स्त्रावित करती है, सिक्रीट करती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्रंथि एक ग्रंथि है जो नलिकाओं के माध्यम से एक उपकला सतह पर पदार्थों का स्त्राव करती है, इंग्लिश में समझें। द एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स सब्सटेंस थ्रू डक्ट्स ऑनटू एन एपिथेलियल सरफेस। तो एपिथेलियल सरफेस पे जो है क्या करती है, सिक्रीट्स करती है सब्सटेंस को थ्रू डक्ट्स, डक्ट्स के थ्रू जो है सिक्रीट करती है, कौन से सरफेस पे, एपिथेल सरफेस पे। ये आपको याद रखना है, और आपको गूगल कर करके कमेंट में बताएं एपिथेल सरफेस क्या है और डक्ट क्या होता है। एंटीबॉडी क्या है, तो एन एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन प्रोडक्ट बाय द इम्यूनी सिस्टम टू न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा रोगजनों को बेहतर करने के लिए उत्पादित एक प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे ही कोई बीमारी लगती है, ठीक है, तो बॉडी जो है उससे लड़ने का प्रयास करता है, इसके लिए वो क्या करता है, एक एंटीबॉडी बनाता है अपने शरीर में, मतलब रक्षात्मक प्रणाली के थ्रू जो है शरीर में कुछ बनाता है। किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है वो, जिससे कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, एंटीबॉडी उसी को बोला जाता है। एंटीजन क्या है, एंटीजन इज द सब्सटेंस दैट ट्रिगर एन इम्यूनी रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ठीक है। एंटीजन एक पदार्थ है जो शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया को ट्रिगर करता है, ठीक है, ट्रिगर करता है किसको, इम्यूनी रिस्पॉन्स को। जैसे ही कोई दिक्कत आती है, कोई बीमारी आती है, तो इम्यूनी रिस्पॉन्स जो है मतलब कि आपको रोग से लड़ने की क्षमता को उसको ट्रिगर करता है, मतलब उसको स्टार्ट करता है कि अब आप स्टार्ट हो जाओ कि आपकी ज़रूरत पड़ गई है। इसके बाद है प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कंटेन वाटर, साल्ट, प्रोटीन एटसेट्रा। तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट है जो कि वाटर, साल्ट और प्रोटीन्स को कैरी करता है। कई बार आपने सुना होगा कि इसको प्लाज्मा चढ़ना है, जब कोई दिक्कत आ जाती है, प्लाज्मा कम हो जाता है, उसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं, साल्ट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो ये ब्लड का जो है बड़ा पार्ट होता है, क्या, प्लाज्मा बोलते हैं जिसको। इंग्लिश में, हिंदी में देख लेते हैं, प्लाज्मा रक्त का तरल घटक है जिसमें पानी, लवण और प्रोटीन आदि होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, रेड ब्लड सेल। तो ये सब ब्लड की बात हो रही है, ब्लड में मैंने बताया कि प्लाज्मा के बाद अब आ जाते हैं रेड ब्लड सेल। तो द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये ध्यान रखना आपको, रेड ब्लड सेल की वजह से ही खून का रंग जो है लाल होता है, ठीक है, सॉरी हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रक्त लाल होता है, ये करेक्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका, वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज फाइट इन्फेक्शन। श्वेत रक्त कोशिका का मुख्य कार्य संक्रमणों से लड़ना है। तो वाइट ब्लड सेल जो होता है, कोई भी संक्रमण जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन पहुंचता है तो उससे लड़ने का काम करता है, इम्यूनी पावर का काम करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, सारे ब्लड के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आ सकते हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज़ ब्लड क्लॉटिंग। अब जिसमें प्लेटलेट से क्या करता है, अगर ब्लड क्लॉट ना होना तो होता क्या है, लाइक आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर प्लेटलेट्स कम है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लडिंग रुकेगी नहीं। इसके अलावा जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जैसे डेंगू में होता है, तो ब्लीडिंग जगह जगह से होने लग जाती है, पतली पतली जो धमनियाँ हैं उससे वो ब्रेक हो जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लग जाती है। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ द फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा डेट सर्कुलेट इन लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फ एक रक्त प्लाज्मा के समान एक तरल है जो लसिका प्रणाली में घूमता है। तो लिम्फ होता क्या है कि होता ये ब्लड जैसा ही है, लेकिन ये कहाँ घूमता है, लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो है घूमता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, आपको जो है कमेंट कर करके बताना है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। इसके बाद है, नेक्स्ट चलते हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का मुख्य कार्य क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज द फिल्टर लिम्फ एंड
हाउस इम्यून सेल। लसिका नोड का मुख्य कार्य लिम्फ को फिल्टर करना और प्रतिरक्षा कोशिकाओं को रखना है, ये याद करना है आपको। प्रोटेनियम, द प्रोटेनियम इज सीरियस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्नोमिनल कैविटी एंड कवरिंग इज ऑर्गन। प्रोटेनियम पेट की गुहा को अस्तर करने वाली और उसके अंगों को ढकने वाली एक सीरस झिल्ली है। समझ में आ गया? ये एब्डोमिनल कैविटी एंड कवरिंग इट्स ऑर्गन, ठीक है, कि ऑर्गन को कवर करने वाली एक झिल्ली है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटेनियम बोलते हैं, ठीक है। प्लूरा, तो प्लूरा क्या है? प्लूरा जो है इज़ द सीरियस मेम्ब्रेन लाइंग इन द थोरेकिक कैविटी एंड कवरिंग द लंग्स। तो लंग्स को कवर करने वाली जो झिल्ली है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। इसके बाद है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? तो पेरिकार्डियम इज द सैक दैट सराउंड्स द हार्ट, ठीक है। पेरिकार्डियम वह थैली है जो हृदय को घेरती है, वही झिल्ली की बात हो गई। तो पेरिकार्डियम जो है हार्ट से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है। होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस क्या है? होमोसेपियंस मीन्स वाइस मैन एंड इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन स्पेसिफिक स्पीसीज। जो जिस स्पीसीज से पहले जो बंदर थे, इंसान, ह्यूमंस, ठीक है, तो उन जिस स्पेसियस से हम लोग जो है अभी जो है मनुष्य बने हैं, उस स्पेस को जो है क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस बोलते हैं। होमोसेपियंस का अर्थ है बुद्धिमान मनुष्य है और वह मानव प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना। जीन, जीन क्या है? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ हार्डिटी दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्टिकुलर ट्रेट। जीन वंशानुक्रम की एक इकाई है जो एक विशेषता के लिए जानकारी करती है। तो ये जीन जो है, जीन्स बोलते हैं इसको, जीन समझ लें, जीन्स से याद रखिए कि जीन्स से क्या होता है? हेरिडेटरी चीज़ें होती है। एक चीज़ें जो है, जैसे कोई लंबा है तो इसके पिताजी लंबे हैं तो उसके बच्चे भी लंबे होने की संभावना होती है। ये क्या होता है? हेरिडिटी होता है ये, और जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। क्रोमोज़ोम क्या है? तो क्रोमोज़ोम जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटॉन की एक धागे जैसी संरचना है जो अधिकांश जीवित कोशिकाओं के नाभिक में पाई जाती है, जो आनुवंशिक जानकारी रखती है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि एक तरीके से आनुवंशिक मतलब वही जिनसे रिलेटेड ही है ये भी, कि पिछले जनरेशन की जानकारी भी रखती है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना है। ये अगर पढ़ने में एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे तो वहाँ पे अगर ऑप्शन आएगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। आरएनए क्या है? तो आरएनए जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिक विभाजन, सेल डिवीजन क्यों महत्वपूर्ण है? सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जब सेल होता है? सबसे पहले सेल ऐसे होता है, फिर जो है सेल जो है धीरे धीरे ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ से पॉइंट और ये इस तरीके से कटने लग जाता है, फिर धीरे धीरे जो है ये और कट जाता है, फिर कटते कटते जो है ये एक ये अलग बन जाता है, फिर ये दोनों बड़े होने लगते हैं, फिर ये बड़ा होगा, फिर बड़ा। तो इस तरीके से जो है बॉडी का जो ग्रोथ जो होता है सेल के जो है विभाजन से ही होता है। इसके बाद है शारीरिक संरचना, ग्रॉस एनाटॉमी किसका अध्ययन है? तो ग्रॉस एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, ठीक है। शारीरिक रचना शरीर की उन संरचनाओं का अध्ययन है जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे बॉडी जब बढ़ रही होती है, किसी की हाइट 2 फीट थी बच्चे की, फिर 3 फीट हुई, 4 फुट हुई, तो उसको ग्रॉस एनाटॉमी बोलते हैं, जो हम देख सकते हैं, उसका हाथ बड़ा हुआ, पैर बड़ा हुआ, सर बड़े हुए। नैदानिक शारीरिक रचना विज्ञान, क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है? क्लिनिकल एनाटॉमी अप्लाइज एनाटॉमिकल एक्नॉलेज टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नैदानिक शरीर रचना विज्ञान रोगों के निदान और उपचार के लिए शारीरिक ज्ञान का अनुप्रयोग करता है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या करता है? रोगों को निदान के और उपचार के लिए ना शारीरिक ज्ञान का उपयोग करता है, कि मतलब शरीर में एनाटॉमी कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। तो ये साथियों 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो पाए बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हो पाए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आप किसी भी माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, आपको वो क्वेश्चन क्लियर करना है, क्योंकि ये 100 के 100 क्वेश्चन बनाने मुझे बहुत मेहनत लगी है। बहुत सारे मैंने पुराने पेपर्स देखे हैं, उसमें से निकाले हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस को इसमें समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन आपको जो है ये चीज़ें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई ना, आपको चाहे यूट्यूब करना पड़े, किसी और यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी पड़े, या फिर आपको गूगल करना पड़े, उसको आपको क्लियर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छोड़ने के लायक नहीं है। अब इसके अलावा आपको ये 100 क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो मुझे ऐसी बनानी है या फिर और कुछ चेंज करना है, ये भी वीडियो में ज़रूर बताएं। और जो है इसका जो है PDF मैं टेलीग्राम में डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम में जा करके जो है आप लोग इसको PDF के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।